आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो, उसका डेरिवेटिव आपके पास हमेशा ज़ीरो होएगा। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ के कांस्टेंट्स आर बेसिकली नंबर्स, ठीक है? तो यू कैन हैव एनी नंबर, यू कैन हैव स्क्वायर रूट 18, you can have negative 44, you can have 22 by 7, you can have 1000, you can have any number। उनका जो derivative आएगा that is going to be equal to 0। तो if you're given a letter g और आपको कहा जाए कि g जो है that is a constant, a g, then the g represents a constant, तो आपको ऑटोमेटिकली बात क्लिक होनी चाहिए कि इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास ज़ीरो आएगा। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ द वेरिएबल्स जिनकी पावर वन होती है। सो दैट इज गोना लुक लाइक समथिंग 8x, let's say x, or let's say 33 square root 33x, or let's say 4a, let's say 55c, or let's say 90x। तो इधर आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा कोई डेरिवेटिव आए जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर वन हो, इन सारे केसेस में वेरिएबल की पावर वन है। एक्स वेरिएबल है, इधर इधर ए वेरिएबल है उसकी पावर वन है, इधर सी वेरिएबल है उसकी पावर वन है, इधर एक्स वेरिएबल है उसकी पावर वन है। तो सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली जो वेरिएबल है उसको ख़त्म कर देना है और उसके कोफिशिएंट को लिख लेना है। ठीक है। ओवर हेयर सिंस वी नो कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ वन होता है, तो आपने क्या करना है, एक्स को ख़त्म कर देना है और वन को लिख देना है। इन द सेम वे यहाँ पर स्क्वायर रूट 33 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 55 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 90 आ जाएगा। हम देखते हैं कि वेरिएबल्स की डिफरेंशिएशन कैसे होती है। ठीक है। लेट्स जस्ट पुट दिस इन अ बॉक्स राइट ओवर हियर। तो वेरिएबल्स आपके पास मोस्ट केसेस में व्हाट यू विल सी इज यू विल सी योर वेरिएबल एक्स। ठीक है। हाउएवर मैं जो भी आपको फॉर्मूला बना कर दे रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी जनरल and you can apply that to any variable that you're going to get. What that formula is, well, that formula is basically v star। ठीक है। और ये v star क्या चीज़ है? well, ये जो स्टार होएगा आपके पास, ये स्टार, ये बेसिकली आपके वेरिएबल की पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और ये v जो है ना, ये आपके वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। एंड व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल, वेल, इट्स अ नंबर्स, तो सॉरी, इट्स अ लेटर। जिस तरह आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स है, जी है, एफ है। तो यू हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये वी क्या कर रहा है, ये वी इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑल दीज वेरिएबल्स। अब हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट योर वेरिएबल्स? तो वेल, इट्स रियली इजी। तो मैं इधर से एक एरो बनाता हूँ। ठीक है। या लेट मी एक्चुअली डू दैट विद पर्पल कलर। और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि आपने इसको क्या किया, आपने इसको डेरिवेट किया। ठीक है। आपके पास एक वेरिएबल था वी जिसकी पावर थी स्टार, आपने उसको डेरिवेट किया। नाउ इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अभी जो मैं मैकेनिक्स सिखाऊंगा ये मैकेनिक्स आप सीखो। ठीक है। क्योंकि ये मैकेनिक्स आपके P3 में बहुत काम आएंगे, एंड द मोर एफिशिएंट यू आर एट दीज, तो द बेटर यू गोना बी एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो व्हाट यू गोना डू इस कि आप अपना वी स्टार एज इट इज़ लिखोगे। ठीक है। वी स्टार एज इट इज़ लिखोगे। और अब डेरिवेट करने के बाद वाली जो चीज़ें हैं ना, वो मैं पर्पल से दिखाऊंगा आपको। ठीक है। सो व्हाट यू डिड वाज, आपने ये इस स्टार को उठाकर इसकी कॉपी लानी है इधर। ठीक है। इसकी एक कॉपी लानी है, और वो कॉपी क्या हो रही है, वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही है। अब मैं मल्टीप्लाई को एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा और एक क्रॉस से नहीं, क्योंकि क्रॉस कैन बी ईजिली मिस्टेकन फॉर द वेरिएबल एक्स। ठीक है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर आपने क्या किया, आपने स्टार की एक कॉपी लाकर नीचे रख दी। अब आपने क्या किया, आपने स्टार में से -1 कर दिया और इस पूरी चीज़ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया v के डेरिवेटिव से। क्या करना है, वी हैव आवर v स्टार ओवर हियर, एंड आई वांट यू गाइस टू डू दिस विद मी। यू आर गोइंग टू डेरिवेट दिस, यानी आप इसका dy/dx निकालोगे। आपने क्या करना है, आपने v स्टार एज इट इज़ लिखना है,
इसकी कॉपी एक उठाकर यहाँ पर चिपका देनी है, ठीक है। इसमें से स्टार में से -1 करना है और बाहर इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है वी के डेरिवेटिव से, ठीक है। सो लेट्स डू दैट वन मोर टाइम। तो वी स्टार है, वी स्टार को आपने डेरिवेट किया, ठीक है। यू आर गोना हैव योर वी स्टार राइट हेयर। डेरिवेट करने की वजह से क्या होगा, एक स्टार की कॉपी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। स्टार में से -1 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास वी का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। लेट्स गिव दैट अनदर शॉट। तो आपके पास वी स्टार है, आपने इसको डेरिवेट कर लिया। व्हाट्स कैन हैपन इज आपका वी स्टार एज इट इज़ आ जाएगा, आपका स्टार जो है उसकी कॉपी यहाँ पर आ जाएगी, स्टार में से -1 होएगा और ये पूरी चीज़ जो है ये v के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये पूरा जो आपका काम है ना, ये आपका डेरिवेशन का काम है। इसके बाद के जो सारे स्टेप्स आएंगे ना, इन सब में जो आगे वाले स्टेप्स होंगे दैट आर गोइंग टू बी सिंपल अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आपने अपना डिफरेंशिएशन का काम ख़त्म कर लिया, ठीक है। ये वाला जो स्टेप था ये आपका डिफरेंशिएशन का स्टेप था। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं एंड लेट्स ट्राई फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ these variables, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर x2, ठीक है। तो x हमारे पास v है, जो 2 है वो हमारे पास स्टार है। हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना राइट आर x2 एज इट इज़, ठीक है। 2 की हमने कॉपी यहाँ पर चिपका दी और 2 में से फिर क्या करेंगे, -1 और इस पूरी चीज़ को x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x, वेल x का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सो x का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज़ 1, ठीक है। तो हमने 1 को लाकर यहाँ पर चिपका दिया। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। सो वी हैव आवर x रेज़ टू द पावर 5, तो इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ हम अपना x5 एज इट इज़ लिख लेंगे, पावर को हम लाकर यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। पावर में से -1 कर देंगे और उसके बाद हम बाहर x का डेरिवेटिव लिखेंगे। x का डेरिवेटिव हमारे पास है 1, ठीक है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ x3 और x3 को डेरिवेट करते हैं। तो हम x3 पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। स्टार को नीचे ले आना है, स्टार में से -1 कर देना है और उसके बाद x का डेरिवेटिव बाहर लिख देना है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस विद आवर नेक्स्ट पार्ट। तो इसको हमने करना है डेरिवेट, तो हम पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, पावर में से -1 हो जाएगा और x का जो डेरिवेटिव है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव x रेज़ टू द पावर 14 and so that is going to give us x14, ठीक है। स्टार की एक कॉपी नीचे चिपका दो, स्टार में से 1 माइनस कर दो और x के डेरिवेटिव को बाहर लिख दो, ठीक है। ये आपका जो काम है ना इन पर्पल, ये आपकी सारी क्या थी, डेरिवेशन थी। इसके बाद आपको जो सारा प्रोसेस है दैट इज़ जस्ट योर अलजेब्रा। सो आई कैन डू द अलजेब्रा फॉर यू गाइस और मैं वो येलो से करूँगा। तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास 1 रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा 1 से। एंड इन द सेम वे आपके पास यहाँ पर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे और बाहर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही होएगा, आपका 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे और आपके पास 1 आ जाएगा। इन द सेम वे आपके पास आपका 7 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे और आपके पास 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 14 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे और आपके पास 1 बाहर आ जाएगा। एंड सो वी कैन राइट योर फाइनल आंसर व्हिच इज गोइंग टू बी 2x
We can write your final answer, which is going to be 5x raised to the power 4. We can write your final answer, which is going to be 3x to the power 2. We can write your final answer, which is 7x to the power 6. And over here it is 14x to the power 13. तो अब ये वाला जो आपने काम किया था, ठीक है, ये वाला काम, ये आपकी थी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और ये वाला जो आपने सारा काम किया, ये आपका सारा था अलजेब्रा। कुछ एडवांस वेरिएशंस देखने को मिलेंगी आपको, जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि आप शायद वी स्टार वाली एनालॉजी नहीं लगा सकते, और वो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ये एडवांस एग्जांपल्स आ जाएं डेरिवेट करने के लिए, तो इट मे फील लाइक दीज कैन नॉट बी डेरिवेटेड, बट इन फैक्ट दे कैन। और उसके लिए मैंने ऊपर यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो फ्रैक्शंस हैं और रेडिकल्स हैं, दे कैन बी सॉल्व नहीं, एक्चुअली दे कैन बी डेरिवेटेड, ठीक है, दे कैन बी डेरिवेटेड यूजिंग द वी स्टार एनालॉजी। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ कि आप इन सब को क्या कर सकते हो, जब भी आपके पास फ्रैक्शंस हो, ठीक है, लाइक दीज आर योर फ्रैक्शंस, ये सारी। और रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स बेसिकली रूट्स होते हैं। तो ये स्क्वायर रूट, ये आपका क्यूब रूट है, ये आपका फोर रूट है। तो ये वाले जो सिंबल्स होते हैं ना, ये, इनको हम कहते हैं रेडिकल्स, ठीक है। तो आप फ्रैक्शंस और रेडिकल्स को याद रखना कि आप वी स्टार वाली एनालॉजी से डेरिवेट कर सकते हो, एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइस हाउ। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आप इसको वी स्टार वाली एनालॉजी में लेकर आओ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो विद अ फ्रैक्शन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस एज x माइनस वन, ठीक है। तो आपके पास कभी भी कोई वेरिएबल हो, लाइक लेट्स से आपके पास हो वेरिएबल 1/x, ठीक है, सॉरी, आपके पास एक फ्रैक्शन हो 1/x, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली उस x को न्यूमरेटर में ला सकते हो, मगर फिर आपको x का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवर हेयर अभी x के पास पावर 1 है, उसकी पावर का आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट, इसके आप x को न्यूमरेटर में लाओगे, और न्यूमरेटर में 1 पहले से मौजूद था, x भी आ जाएगा, और x की पावर 1 थी, आपने क्या किया, आपने पावर के साथ माइनस लगा दिया, ठीक है। तो दैट इज़ इन फैक्ट गोना सिंप्लीफाई टू x माइनस वन। तो अगर आपके पास है 1/x², तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप x² को न्यूमरेटर में ला सकते हो, लेकिन आपको पावर के साथ साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी x-2। एंड लेट्स से आपके पास है 2/x⁻³ तो इसको आप क्या करोगे, जब आप ऊपर लाओगे x को, तो आप उसकी पावर के साथ साइन चेंज कर दोगे, एंड दिस इज गोइंग टू सिंप्लीफाई एंड बिकम 2x-3, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने x को न्यूमरेटर में ला सकते हो। एंड व्हाट इफ आपके पास यहाँ पर 5 हो, नीचे आपके पास x हो, और आपके पास -1 हो, ठीक है, या एक्चुअली लेट मी चेंज दिस टू -5, या माइनस कोई नंबर भी ले लो, इट कैन बी एनी नंबर। व्हाट यू आर गोना डू इन दिस केस, इसके अगर आपने x को न्यूमरेटर में लेकर आना है, तो 5 पहले से न्यूमरेटर में है, x भी आ जाएगा, और अब x की पावर के साथ साइन चेंज करोगे, तो पहले नेगेटिव साइन था, अब पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज गोइंग टू सिंप्लीफाई इनटू 5x⁵, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू डू विद योर फ्रैक्शंस। नाउ व्हाट अबाउट योर रेडिकल्स। तो अगर आपके पास आपका रेडिकल है इस तरह से √x, तो आप इसको क्या करते हो, हम बेसिकली अपने रेडिकल्स को फ्रैक्शनल पावर में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x1/2, ठीक है। और अगर आपके पास क्यूब रूट है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x1/3, ठीक है। अब ये देखो, ये रेडिकल था एक, हमने उसको फ्रैक्शनल पावर के अंदर लिख दिया, ठीक है। एंड इन द सेम वे लेट्स से आपके पास है 4 का रूट, तो व्हाट यू आर गोना डू, you're gonna write x⁴ तो अगर आपके पास यहाँ पर 10x हो, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे x⁴ ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू डू विद योर रेडिकल्स। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको वी स्टार वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। एज यू कैन सी
कि ये जो x है ये मेरे पास v है, ये जो -1 है ये मेरे पास मेरा स्टार है। ठीक है, नाउ दिस इज़ डिफ्रेंशिएशन रेडी। तो मैं इसके ऊपर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करता हूँ। मैं अपना x -1 पहले लिख दूंगा। ठीक है, पावर को नीचे चिपका दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से -1 कर दूंगा और बाहर क्या करूँगा, x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा। तो x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, तो मैं इधर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम इसको वी स्टार वाली फॉर्म में लेके आते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी x -3। अब इसके ऊपर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो x -3 वैसे का वैसे आ जाएगा। पावर की एक कॉपी यहाँ पर चिपका दो जो मल्टीप्लाई होएगी, पावर में से 1 माइनस कर दो और बाहर क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट पार्ट। तो हमारे पास फिर से एक फ्रैक्शन है। वी नो कि हम फ्रैक्शन को डेरिवेट कर सकते हैं यूजिंग द वी स्टार एनालॉजी। So let's bring this into our V star analogy and that is going to be x to the power 2. तो इसको अब सॉल्व करते हैं। So we're gonna write x to the power 2, पावर को नीचे चिपका दो, उसमें से -1 कर दो और फिर x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो जो 1 है। ठीक है, नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस रेडिकल। तो we can represent radicals as fractional powers। तो ये क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1/2 एंड फिर हमने सीधे सीधी डिफरेंशिएशन कर लेनी है। तो पावर को यहाँ पर चिपका दो। ठीक है, उसके बाद उसमें से माइनस कर दो 1 और बाहर x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्यूब रूट x के लिए हम इसको लिख सकते हैं x to the power 1/3। ठीक है, इसको डेरिवेट करो। तो एक्चुअली माय बैड, दिस इज़ गोइंग टू बी x to the power 1/3। ठीक है, पावर को यहाँ पर ला के चिपका दो, उसमें से -1 कर दो और फिर x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड है और वो एक रेडिकल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली रेडिकल को उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर्ड 1/3। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बेसिकली एक पावर है 2 जो 1/3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आता है 2/3। ठीक है, सो दैट इज़ what we are going to do, that is what we are going to do. So this is going to turn into x to the power 2/3। अब इसको डेरिवेट कर लो। तो you're gonna have your x to the power 2/3, पावर को नीचे चिपका दो, उसमें से 1 माइनस कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो x के डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, उसके बाद इधर भी हम वही काम कर सकते हैं। तो x to the power 5 है जो 1/4 पावर से रेज हुआ है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी x रेज टू द पावर 5/4। ठीक है, अब इसको डेरिवेट कर लो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी x टू द पावर 5/4 और पावर को इधर चिपका दो, उसमें से 1 माइनस कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो x के डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, अब आगे यहाँ से यू गाइस कैन डू द अलजेब्रा। आपका डेरिवेशन का प्रोसेस हो गया है। नाउ इट्स जस्ट सिंपल अलजेब्रा। ओके, तो व्हाट अबाउट व्हेन वी हैव कोफिशिएंट्स विद x। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि जब x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, या इन अदर वर्ड्स x के साथ कोफिशिएंट होगा 1 और x के ऊपर कोई पावर होगी, लेट्स से 2 या 3 या 4 या 100, तो उसको किस तरह डील करना है। बट हाउ डू वी डील विद ए सिचुएशन जिसमें x के साथ एक कोफिशिएंट है, जिस तरह इस केस में 3 है, इस केस में 100 है, 5 एंड सो ऑन। हाउ डू वी गो अबाउट दिस। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रियली सिंपल एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ इग्नोर द कोफिशिएंट। ठीक है, सो इफ़ वी गो अहेड एंड डिफरेंशिएट दिस, तो हम 3 को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। लेट मी जस्ट
put the 3 over here. हम 3 को इग्नोर कर सकते हैं, हम x के साथ डील करेंगे, and so the power is going to come down. यहाँ पर हमारे पास x ही होएगा, ऊपर हमारे पास 2 है, ठीक है, स्टार में से 1 माइनस होता है तो we can go ahead and minus that, और हमारे पास बाहर x की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी which is 1, ठीक है, and 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था. Then we can go ahead and deal with this. यहाँ पर हम 100 को इग्नोर कर सकते हैं, so it's going to be 100 times स्टार को नीचे लाओ, उसके बाद आपके पास ऊपर जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो x की डिफ्रेंशिएशन के साथ. उसके बाद let's do the same over here, and so you have your 5, then you have your जो आपका पावर है वो नीचे आएगी, you will have x raised to the power 5, स्टार में से 1 माइनस होता है, and then multiply this entire thing with x की differentiation which is 1. ओके अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वेल वी कैन डिफरेंशिएट दिस राइट अवे. हमें पहले इसको किसी दूसरी फॉर्म के अंदर लाना है, ठीक है, हमने इसको वी स्टार वाली फॉर्म के अंदर लाना है पहले. क्या अभी हमारे पास वी स्टार वाली फॉर्म है, स्टार हमारे पास पावर होती है, तो राइट नाउ आई डोंट थिंक सो ये वी स्टार वाली फॉर्म के अंदर है, ठीक है. सो लेट्स ब्रिंग दिस इन इट्स वी स्टार फॉर्म, एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट द 2 ओवर हियर, वी कैन से x रेज़ टू द पावर -7 जो है वो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको. Okay, now what can we do? Well, this is basically this thing. So again, हम coefficient को ignore करेंगे. So we can write the coefficient over here. And हम अपना काम यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं. तो पावर को नीचे ले आओ, स्टार को नीचे ले आओ, उसके बाद जो आपकी पावर ऊपर है उसमें से आप 1 माइनस कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो x की डिफरेंशिएशन के साथ. Moving on to the next part, or let's convert this into the v star form. तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली पहले इस फ्रैक्शन में से इस रेडिकल को रिमूव करते हैं. तो वी कैन राइट दिस इस तरह से, ठीक है, ये और बाहर 1/3, और नाउ इफ यू मल्टीप्लाई अंदर वाला 3 विद द बाहर वाला 3, व्हाट्स गोना हैपन इज के 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज गोना बी इक्वल टू 1. ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है. सो आई कैन कैंसिल आउट दिस एंड दिस. Now all I'm left with is 3 by x. अब x को ऊपर ले जाओ. So you are going, और अभी तक मैं algebra कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक मैं algebraic manipulations कर रहा हूँ, मैंने अभी तक differentiation नहीं शुरू की. तो I take the x ऊपर and this is what I get. अब मैं इसको differentiate कर लेता हूँ, तो मेरी पावर नीचे आ जाएगी और वो मल्टीप्लाई हो रही होगी x के साथ, ठीक है. यहाँ पर 1 आएगा, पावर में से 1 निकाल लो, इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो x की डिफरेंशिएशन के साथ, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट द कोफिशिएंट जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था. और ये वाला जो x है ना, जो ये वाला x है, ये मल्टीप्लिकेशन का x है, ये वेरिएबल x नहीं है. सो हाउ अबाउट वी जस्ट राइट दिस एज 3, और वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड अगेन हम एक दफ़ा फिर कोफिशिएंट को इग्नोर कर लेते हैं. सो आई एम गोना पुट माय ओवर देयर. पावर को नीचे ले आओ, पावर में से माइनस कर लो 1, पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो x की डिफरेंशिएशन से, और ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट. ओके, लास्ट पार्ट. अगेन हमारे पास 4 है, हम इसको ऊपर ले आते हैं x-2 को, और जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो हम उसकी पावर का साइन चेंज कर देते हैं. तो ये हो जाएगा x2, and this is going to be equal to, so I'm just going to write my 4 over there, my x/2 over here, और फिर ऑब्वियसली पावर को आप नीचे लेकर आओगे, पावर में से माइनस करोगे 1, और फिर आप बाहर डिफरेंशिएशन लिखोगे x की, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के साथ. तो अब इसके बाद आप सबको बस सिंपल अलजेब्रा करनी है,
ठीक है, इसके बाद आपको सिंपल अलजेब्रा करनी है। तो व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव टर्म्स सेपरेटेड बाय द प्लस एंड माइनस साइन? तो इधर आपने क्या करना है, इधर आपने बेसिकली इनको डिफरेंटली ट्रीट करना है। सो ट्रीट द टर्म्स with positive or negative signs differently, and I will show you guys how we are going to do that. तो आपने क्या करना है, आपने 9x रेज़ टू द पावर 4 की अलग डिफरेंशिएशन करनी है, उसके बाद -6 की अलग से करनी है। ठीक है, सो यू कैन काइंड ऑफ इमेजिन कि ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। जो भी चीज़ प्लस या माइनस के साइन से अलग हुई भी हो, आपने उसको अलग ट्रीट करना है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एंड ऑब्वियसली हमारे पास 9x⁴ है। हम फॉर नाउ 9 को इग्नोर कर लेते हैं, एंड I'm just gonna write my x/4 over here ताकि मुझे बार बार पेन ना चेंज करना पड़े। तो अब वी स्टार वाला काम, स्टार नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा इससे, स्टार में से -1 कर लो, ब्रैकेट लगाकर बाहर x की डिफरेंशिएशन लिख दो। ठीक है, और ये 9 क्या हो रहा है, ये 9 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बेसिकली ये जो 9 है, ये और ये 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस ब्रैकेट से। या यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट कि ये जो 9 है ना, इसको आप इस 1 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा कर और एक ही दफ़ा 9 लिख दो। ठीक है, लेकिन मैंने अलग से क्यों लिखा है, ताकि आपको पता हो कि वो 1 जो है वो बेसिकली इस x की डिफरेंशिएशन। तो इसके बाद इट्स जस्ट सिंपल अलजेब्रा। तो लेट्स गेट ऑन टू दिस पार्ट। एक्चुअली सॉरी, ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमने 6 को भी देखना है, हमने अभी तक 6 को तो देखा ही नहीं। तो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद 6? पहले उसको फॉर नाउ सेपरेट कर लो, और यहाँ पर आप x लिख लो। या एक्चुअली इसकी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी है कि जब भी हमारे पास एक x के साथ कोई भी कोफिशेंट हो और x की पावर 1 हो, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली उस कोफिशेंट को लिख सकते हैं। हमारा जो x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये चीज़ क्यों हो रही है, वेल आई विल शो यू गाइस ये चीज़ क्यों हो रही है। क्योंकि यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड सॉल्व दिस एंड यू विल रियलाइज़ कि वो 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से -1 कर लो और बाहर इसको मल्टीप्लाई करा दो x की डिफरेंशिएशन के साथ, एंड यू कैन सी कि ये किस चीज़ में इक्वेट करेगा। अब आगे जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ कोर्स। तो ये 6 जो है ना, इसका मैं कर रहा हूँ सॉल्व। सो दिस इज़ गोना टर्न इनटू -6, और 1 x के साथ मल्टीप्लाई होकर x ही रहेगा और पावर 0 होएगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी -6। वो इसलिए क्योंकि ये एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, और फिर दिस इज़ जस्ट गोना बी 6। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आपने क्या करना है। आपने बेसिकली जब भी आपको एक कोफिशिएंट दिया जाए विद अ वेरिएबल और उस वेरिएबल की पावर 1 हो, तो सिंपली क्या करो, वेरिएबल को रिमूव कर दो और वहाँ पर सीधा सीधा कोफिशिएंट लिख दो। ठीक है, तो दैट्स अ शॉर्ट वे ऑफ डूइंग इट। उसके लिए आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ता जो हमने इधर किया। ठीक है, यू डोंट हैव टू bother with any of this. So moving on to the next part. So what we can do is we can differentiate this real quick, and हम 12 को साइड पर करके लिख लेते हैं। So we can write 12 over there, और यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ से -1 और बाहर x की डिफरेंशिएशन। ठीक है, 4x है और x के ऊपर पावर जो है दैट इज़ 1, तो वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट इट टू 4। और -1 जो है, ये अलग टर्म थी। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब ये एक अलग टर्म है, इसको देख रहे हैं हम। और -1 जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स की डिफरेंशिएशन जो है दैट इज़ सिंपली 0। और एक्चुअली लेट्स मेक दिस 4 ओवर हियर विद द पर्पल, ताकि हमें पता चले कि x को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड हम 10 को यहाँ पर लिख लेते हैं। सो x⁻13, 13 नीचे आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस कर दो और x की डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन वी हैव अ फ्रैक्शनल टर्म।
हाउ डू वी डील विद दिस? वेल, वो जो नीचे आपके पास x-1 है उसको ऊपर ले आओ, साइन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 4x। और हमें पता है कि 4x जो है उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो सिंपली 4 हो जाएगी। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पावर जो है वो 1 है। ओके, सो लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? वेल, दिस वी हैव रेडिकल ओवर हेयर। और हम रेडिकल को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम इस स्क्वायर रूट एक्स को हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/2। ठीक है, तो अगेन नाउ वी कैन सिंपली जस्ट सॉल्व दिस। तो ये हो जाएगा 2। मैं यहाँ पर ज़रा ये लिख लूँ। तो पावर को नीचे ले आओ, पावर में से -1 करो और फिर उसको डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो एक्स की। एंड माइनस एक्स जो है दैट इज़ सिंपली गोइंग टू बी -1। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो जिसके साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ 1 होता है। ठीक है, सो oops, so this right here this right here is going to be -1। now we head on to this part, और यहाँ पे we have quite the few variables। हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ पर x⁻³ लिखते हैं, एंड सो 3 यहाँ पर -1 x की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। उसके बाद we have -12, so we're ignoring the coefficients, remember we're ignoring the coefficients। एंड हमारे पास है x⁻², 2 को नीचे ले आएंगे, -1 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड देन सिंपली हमारे पास आ जाता है +6 और फिर -0। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ पर 50x है और x के ऊपर पावर 1 है, तो वी कैन जस्ट राइट 50, और 100 इज अ कांस्टेंट, वी कैन जस्ट राइट 0। नो ब्रेनर ओवर देयर। ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, एंड दिस इज 5। यहाँ पर x2 लिख लेता हूँ, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 में से माइनस कर दो 1 और x की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, एंड 25x is gonna turn into 25 क्योंकि x की पावर 1 है। And over here we have 3/4 x squared. Okay, so this is a tricky term, 3/4 x squared, but you have to remember कि 3/4 x squared basically coefficient है। किसका coefficient है? x squared का coefficient है। तो ये चीज़, all this is a coefficient। and in the same way यहाँ पर देखो, इस टर्म को लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ बेसिकली एक कोफिशिएंट है। तो अगर ये इस तरह लिखी हुई हो तो दैट इज़ अ बिट ट्रिकी, बट यू हैव टू सी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो लेट्स डिफरेंशिएट दीज थिंग्स। 3/4 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, पावर को यहाँ पर ले आओ, यहाँ से माइनस कर दो 1 और फिर एक्स की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन all you're gonna have over here is 1/4। क्यों? क्योंकि x की पावर जो थी that was 1, so all you're gonna get is 1/4। what about when you have brackets? अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है? well, आप यहाँ पर algebra यूज़ करके इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, 3 को आप मल्टीप्लाई करा दो 9 टाइम्स, x की पावर आ जाएगी 9। ठीक है, इसको भी आप एक्सपेंड कर लोगे, इसको भी कर लोगे, बट द प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक दिस। ठीक है, इस पर भी, बल्कि इसको भी आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। एक्चुअली आप कर लोगे बाइनोमियल से, और इसको भी आप बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हो, बट सी द प्रॉब्लम इज़ कि दैट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। तो an easy way to do this इसके आप इनको वी स्टार में इमेजिन कर लो। ठीक है, वी स्टार में इमेजिन कर लो। एंड हाउ डू यू डू दैट? वेल, आप इमेजिन करो कि आपका जो वी है दैट इज़ योर ब्रैकेट, और आपका जो स्टार है दैट इज़ योर पावर, लाइक लेट्स से इट्स 10। तो यहाँ से यू कैन सी कि आपके पास जो आपका वी है वो आपकी ब्रैकेट है, और आपका स्टार जो है वो आपके पास आपकी पावर है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू ओवर हियर। सो हमारे पास आ जाता है, लेट्स राइट
this as our v star. So v star is basically differentiated into this thing right over here. Okay, so that's exactly what we're gonna do in this section. So आप क्या करो, आप पावर को नीचे ले आओ, पावर मल्टीप्लाई होगी आपके v के साथ. इस केस में हमारा जो v है दैट इज 3x रेज टू द पावर 9. अब क्या करो, स्टार में से 1 माइनस कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो. एक्चुअली लेट मी राइट दिस विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स. इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, v की डिफरेंशिएशन से. एंड v की डिफरेंशिएशन क्या है, v इज दिस थिंग, तो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे. So what is the differentiation of 3x? Well, 3 और x की पावर क्या है 1, so that is going to be equal to 3. And you can do the algebra और आपका आंसर आ जाएगा. So heading on to the next part, तो 5 नीचे आएगा, स्टार नीचे आता है, मल्टीप्लाई होएगा किस चीज़ से, मल्टीप्लाई होगा v से. ठीक है, स्टार में से 1 माइनस करोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे v की डिफरेंशिएशन से. और v की डिफरेंशिएशन क्या होगी आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 15, क्योंकि 15 x की डिफरेंशिएशन इज जस्ट गोना बी 15. एंड सो आपके पास 3 नीचे आ जाएगा. ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा 20x स्क्वायर्ड के साथ. इसके बाद आपने 3 में से 1 माइनस कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है v की डिफरेंशिएशन के साथ. आपका v जो है इस केस में that is going to be this thing right over here. तो 20x squared की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कोफिशिएंट को इग्नोर करो. ठीक है, तो नीचे आ जाएगा एंड हम पावर में से माइनस कर देंगे 1 और बाहर ये डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज गोना टर्न आउट टू बी 40x to the power 1. ठीक है, I hope I didn't make a mistake doing that. No, I don't think so. So this is going to be multiplied with 40x. और फिर आप इधर अलजेब्रा करके और अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. अब 5 नीचे आ जाएगा, v से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, v से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, v में से v के स्टार में से 1 माइनस कर दो और फिर डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो v की. v ये है, v को डिफरेंशिएट करोगे तो you are going to get 4x to the power 3. तो 4 stays over there और आपके पास इस तरह से कुछ बन जाएगा. इसको आप सॉल्व करोगे, so that is going to be 12x to the power 2. I hope I didn't do that wrong. Okay, तो let's do this one. आपके पास अभी भी this thing is the same as v star. ठीक है, this thing is the same as v star. All you have to do is bring the power down. So 9 times the v, हमारे पास ये हमारा v है, इसके ऊपर इसका स्टार, स्टार में से 1 माइनस कर दो और इस पूरी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दो v की डिफरेंशिएशन के साथ. v हमारे पास ये चीज़ है, तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस. सो दिस इज 2x प्लस 10 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 10 इज़ अ कांस्टेंट, तो वी कैन पुट अ 0 ओवर हियर. यहाँ पर 2 कैसे आया, क्योंकि x की पावर 1 थी, तो हमने सीधा सीधा x को हटा दिया इक्वेशन से. दैट इज गोइंग टू बी 2. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. यू कैन ब्रिंग द 20 डाउन. आपका v है x
स्क्वायर्ड माइनस 19x टू द पावर 20, उसमें से 1 माइनस कर दो और इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो v की डिफरेंशिएशन के साथ। हमारे पास v है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 19x, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x एंड माइनस 19। ठीक है, ये मैंने थोड़ा वन स्टेप में कर दिया, बाकी मैंने चीज़ें शो नहीं कराई, बट दिस इज़ गोना बी द आंसर। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है इस जगह पे, सो दैट इज़ गोना बी 2x माइनस 9। लास्ट पार्ट, आप 5 को नीचे ले आओ और 5 मल्टीप्लाई होगा ऑफ कोर्स with 2x raised to the power 4 minus 3x raised to the power 8 plus x raised to the power 5। स्टार में से 1 माइनस कर लो, इस पूरी चीज़ को ब्रैकेट में डालो, ठीक है, और v की डिफरेंशिएशन करो और उसे मल्टीप्लाई कर दो। सो v इज़ दिस थिंग राइट ओवर हेयर, तो ये हो जाएगा 2x4 minus 3x8 plus x, and this is going to be हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी give me a second guys, so this is going to be, ये मैं इसको कुछ स्टेप्स मिस करके तेज तेज कर रहा हूँ। ओके, तो this is going to turn out into 8x3 minus 24x raised to the power 7 plus 1। तो हम इधर यहाँ पर लिख सकते हैं 8x3 minus 24x to the power 7 plus 1, और ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, और आगे आप इसकी अलजेब्रा सॉल्व कर सकते हो। आपने लाइंस के लिए तो ग्रेडियंट निकालना सीखा हुआ है, लाइक लेट्स से अगर हमारे पास ये एक लाइन है तो आप इसका ग्रेडियंट बड़े आसानी से निकाल सकते हो, चेंज इन वाई को डिवाइड करके, चेंज इन वाई को चेंज इन एक्स से डिवाइड करके। ठीक है, आप एम निकाल सकते हो विच इज़ योर स्लोप या ग्रेडियंट, एंड दिस चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स वर्क्स फॉर अ लाइन। क्यों? क्योंकि लाइन जो है उसका ग्रेडियंट सेम रहेगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर अगर आप इधर ग्रेडियंट फाइंड करो, इधर ग्रेडियंट फाइंड करो, इधर ग्रेडियंट फाइंड करो, इधर फाइंड करो, या किसी और जगह पर कर लो, लाइन का ग्रेडियंट जो है ना, दैट इज गोना रिमेन कांस्टेंट। बट व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव कर्व्स? ठीक है, लाइक इन दीज टू एग्जांपल्स, व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव कर्व्स? अब इसका ग्रेडियंट आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हर जगह पर ग्रेडियंट अलग है। सो इफ़ यू लुक एट दिस पॉइंट, इधर देखो ग्रेडियंट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इफ़ यू लुक एट दिस पॉइंट, तो इधर आपका ग्रेडियंट जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप इस जगह को देखते हो तो इधर आपका ग्रेडियंट जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इधर आपका ग्रेडियंट जो है वो कुछ इस तरह से होगा। तो हर जगह पर आपका ग्रेडियंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो यू कैन जस्ट यूज़ योर ओल्ड मेथड, ठीक है, योर ओल्ड मेथड टू कैलकुलेट द स्लोप, एंड सेम विद दिस अदर ग्राफ ओवर हियर। अगर मैं इधर ग्रेडियंट फाइंड करता हूँ तो इधर ग्रेडियंट कुछ इस तरह से आ रहा होगा, अगर मैं इधर फाइंड करता हूँ तो इधर ग्रेडियंट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और अगर मैं इधर फाइंड करता हूँ तो इधर ग्रेडियंट कुछ इस तरह से होगा। हर जगह पर ग्रेडियंट चेंज कर रहा है, एंड सो वी नीड अ न्यू मैथमेटिकल टूल जो हमें उस जगह के लिए, उस स्पेसिफिक जगह के लिए ग्रेडियंट फाइंड करके बता सके। एंड व्हाट दैट स्पेसिफिक टूल इज, वेल दैट इज योर डेरिवेटिव। भी हमने सारी जो डिफरेंशिएशन सीखी उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था
कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे आपके पास कर्व हो, लाइन हो, एंड यस द डेरिवेटिव्स आल्सो वर्क ऑन द लाइंस। तो ये तरीका सिर्फ लाइंस के ऊपर काम करता है, कर्व्स के ऊपर नहीं करता। लेकिन डेरिवेटिव वर्क्स ऑन एनीथिंग। तो यू कैन लिटरली हैव एनीथिंग, डेरिवेटिव आपको उसका स्लोप बताता है। तो हमने जितनी भी सारी इससे पहले डिफरेंशिएशन सीखी है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि नाउ वी कैन यूज़ दैट डिफरेंशिएशन and we can find the slopes at particular points on the curves. And how do we do that? Well, let's look into that. So we can see we have a curve over here, or इस curve की equation है y is equal to x raised to the power 2. अब फर्ज करो हमने किसी भी पॉइंट पर इसका स्लोप फाइंड करना है। लेट्स से हमने हमने इस पॉइंट के ऊपर इसका स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। अब एक इस पॉइंट पर हमारे पास फर्ज कर लेते हैं x जो है दैट इज़ 3 एंड y इस पॉइंट पर क्या होगा? वेल वी कैन फाइंड दैट आउट। हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इसमें हमने y फाइंड करना है और x हमारे पास 3 है। तो दिस इज़ गोना बी 9, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर जो y है दैट इज़ 9। सो हमने कोऑर्डिनेट 3,9 के ऊपर स्लोप फाइंड करना है। हमें पता लगाना है कि इधर जो ग्रेडियंट बनेगा वो क्या बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि इधर जो ग्रेडियंट है ना, वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से बन रहा है। बट हमने इस ग्रेडियंट की वैल्यू पता लगानी है। हमने पता लगानी है कि ये इस स्लोप की वैल्यू क्या है, ठीक है। कोई नंबर चाहिए हमें। तो हाउ डू वी फाइंड दैट? वेल, अब हम अपनी डिफरेंशिएशन की स्किल्स को यूज़ करेंगे। सो व्हाट वी डू इज़ वी राइट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड। और हम क्या करते हैं, हम इस पूरी चीज़ को डेरिवेट कर देते हैं। एंड व्हाट हैपन्स इज के आप y को जब डेरिवेट करते हो तो इट बिकम्स dy बाई dx, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि व्हेन यू डेरिवेट y यू गेट dy बाई dx। और फिर x के साथ क्या होगा? वेल दैट्स प्रीटी सिंपल, हमने ऑलरेडी वो सीखा हुआ है। सो वी स्टार वाली एनालॉजी इधर अप्लाई करते हैं। व्हाट वी डू इज वी ब्रिंग द 2 डाउन हेयर। 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है x के साथ, और फिर उसकी पावर में से 1 माइनस करना है, और फिर इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है x की डिफरेंशिएशन के साथ, एंड दैट इज़ 1। सो वी कैन सॉल्व दैट, और ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स 2x to the power 1। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सी कि ये जो आपके पास चीज़ आई है ना, दिस इज़ बेसिकली योर इक्वेशन। इक्वेशन फॉर व्हाट? इक्वेशन फॉर स्लोप, ठीक है। इक्वेशन फॉर स्लोप। एंड यू मे आस्क कि किस तरह? वेल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो आपका डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली आपका स्लोप फाइंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो है, ये असल में क्या चीज़ है? ये डी वाई बाई डी एक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये असल में क्या चीज़ है? ये असल में आपके पास आपका स्लोप या एम है, एम। सो यू कैन इन अदर वर्ड्स से कि योर एम इज इक्वल टू 2x। तो आपको m के लिए एक इक्वेशन पता चल गई है, आपको अपने स्लोप के लिए एक इक्वेशन पता चल गई है। और अब अगर आपने m फाइंड करना है, किस पॉइंट पर हमने फाइंड करना था? वेल, हमने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना था। तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर x इज़ 3। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ हम इस इक्वेशन में जाते हैं और x की जगह 3 पुट कर देते हैं, और हमारे पास जो स्लोप आएगा दैट इज़ गोना बी 6। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर द स्लोप इज 6। एंड हम किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स से हमने इस पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। हमने इस पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करना है। एक्चुअली लेट मी जस्ट मूव दिस पॉइंट a little to the left। तो फर्स्ट कर लो मैंने इधर स्लोप फाइंड करना है, और ये हमारे पास है .6। तो फिर हम 6 कोऑर्डिनेट 6 के ऊपर हम y फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं टू द पावर 2।
दिस इज़ गोना बी 36। तो हमने कोऑर्डिनेट 6,36 के ऊपर स्लोप फाइंड करना है। तो हाउ डू वी डू दैट? वेल, हमने इक्वेशन ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर ली है। वो ऑल वी नीड टू डू नाउ इज़ हम जाएं और उस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दें, which is 6, and we are going to get our slope, which is going to be 12. तो हमारा स्लोप इस जगह पर होगा, स्लोप इस पॉइंट के ऊपर होगा 12। तो लेट्स से मेरे पास एक कर्व है, दिस वन, और मैंने क्या करना है, मैंने इसके -1 के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सो कुछ इस पॉइंट के ऊपर मैंने इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेडियंट आएगा, मैंने उस ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट आई कैन डू इज़, वेल, आई नो कि मैंने अगर ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करना है तो आई कैन यूज़ डिफरेंशिएशन, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। क्योंकि ये कर्व है और हमें पता है कर्व के ऊपर चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x वाला फार्मूला डज नॉट वर्क। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस कर्व and we are going to differentiate or derivate this, और y के साथ क्या होता है, y is going to turn into dy by dx, और बाकी हमारे पास ये जो चीज़ रह गई है, ये वाली चीज़, इसकी हमने प्रैक्टिस की हुई है कि इसको हमने किस तरह डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3.x, स्टार में से 1 निकाल दो और ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी x की डिफरेंशिएशन से। उसके बाद हमारे पास 2x² है और उसमें 2 इज़ द कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट को इग्नोर करो, एंड यू गोना हैव योर 2 कम डाउन, x टू द पावर 2, और उसमें से करोगे -1, और ये मल्टीप्लाई किस चीज़ से होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। लास्टली वी हैव 1, और उसके साथ कोई x नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमें पता है कि इट्स अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, 0। So now we can go ahead and solve this. And this is going to be 3x raised to the power 2 minus 4x to the power 1 और साथ 0। ठीक है, so we can simplify this as 3x squared minus 4x। और ये जो हमने चीज़ बना ली, अब ये जो हमने इक्वेशन बना ली है, इस इक्वेशन का क्या काम है, ये इक्वेशन किस लिए है, ये इक्वेशन जो है ये बेसिकली आपके स्लोप की इक्वेशन है, क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव होता है वो असल में आपके पास क्या होता है, वो आपके पास आपका स्लोप होता है m। तो ये असल में आपने m की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, एंड नाउ आप इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट का स्लोप फाइंड कर सकते हो अगर आपको उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, लेट्स से मैंने यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है, तो अगर मुझे इस जगह का मुझे x कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको इस जगह पर पुट कर सकता हूँ, और ये इक्वेशन मुझे क्या निकाल के देगी, ये मुझे उसका स्लोप निकाल के देगी। और आपने अभी पिछली एग्जांपल में भी देखा और इस एग्जांपल में भी देखा कि हमारे जो स्लोप की इक्वेशन आती है ना, वो x के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, y के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर कोई y वेरिएबल ही नहीं है। कोई आपको नज़र आ रहा है कोई 12y या 13y? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ x वाली टर्म्स है। तो हमारा जो डेरिवेटिव होता है, आप ये बात याद रख सकते हो कि आपका जो डेरिवेटिव है, या इन अदर वर्ड्स आपका जो स्लोप है, वो किस वैल्यू से फाइंड हो रहा होता है, वो बेसिकली x की वैल्यू से फाइंड हो रहा होता है। So if you know the x coordinate of a point, what you can do is you can go ahead and find the derivative at that point. And हमने अपने प्रॉब्लम के अंदर इस जगह का स्लोप या डेरिवेटिव फाइंड करना था।
तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है, हम सिंपली जाकर उस इक्वेशन में ये -1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x², तो x की जगह हम -1 डाल देंगे, और 4x यहाँ पर भी हम -1 डाल देंगे, सो -1 -1, and we are going to get this is going to be 3 times 1 minus 4 minus 1. This is going to turn into 3 plus 4, and we are going to get 7. तो इसका मतलब है ये जो स्लोप है इस पॉइंट पर, this is 7. And so you can honestly take any point. आप इस पॉइंट को ले लो, आप इस पॉइंट को ले लो, आप इस पॉइंट को ले लो, इनकी x वैल्यूज़ को निकालो, इधर जो x वैल्यूज़ आएंगी उनको जाकर डेरिवेटिव या स्लोप की इक्वेशन में पुट करो, विच इज़ दिस थिंग राइट ओवर हियर, और आपको उस पॉइंट का स्लोप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास दो कर्व्स हैं, और मैं आपको क्या कहता हूँ कि ये जो इनका इस कर्व का स्मॉलेस्ट पॉइंट है, ठीक है, मुझे इसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, और मेरे पास इधर जो पॉइंट है ये वाला, इधर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। तो हाउ डू यू अप्रोच अ क्वेश्चन लाइक दिस? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, इन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये पॉइंट्स हैं क्या चीज़। एंड वेल, दीज आर योर टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर योर टर्निंग पॉइंट्स, या इन अदर वर्ड्स इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कह रहे होते हैं, इनको हम वर्टेक्स भी कह रहे होते हैं, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह रहे होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड हम इनको मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू नेम्स जो हम इन पॉइंट्स को देते हैं। और इन पॉइंट्स की स्पेशल बात क्या होती है? वेल, इन पॉइंट्स की स्पेशल बात ये होती है कि इन पॉइंट्स के ऊपर कर्व चेंज हो रहा होता है। तो आप क्या देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि जब आप इस जगह पर थे, से लाइक आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप यहाँ पर आए, तो आपने क्या देखा कि आपकी जो y वैल्यूज़ थी, y वैल्यूज़ वो पहले ज़्यादा थी, वो कम होती 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 फुल कम हो गई। तो आप नीचे खड़े हुए हो और आपने अब ऊपर जाना है, तो अब क्या होगा, अब आपके पास आपकी y वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है। तो यू कैन सी कि पहले आपकी y वैल्यू यहाँ थी, और फिर आपकी y वैल्यू इंक्रीज़ करते 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 यहाँ आ गई। तो जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स बेसिकली वो वाली जगह होती हैं जहाँ पर कर्व की नेचर में चेंज आ जाता है। तो पहले कर्व की नेचर क्या थी? पहले कर्व की नेचर ये थी कि वाई वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही थी और उसके बाद इंक्रीज़ करना शुरू हो गई। एंड व्हेन यू लुक एट दिस कर्व, तो इस कर्व में भी हमारे पास कर्व की नेचर चेंज हो रही है, ठीक है। यू कैन सी कि यहाँ पर हमारी वाई वैल्यूज़ जो थी, अगर आप यहाँ पर हो और आप इस जगह पर आओ, तो आप क्या रियलाइज़ करोगे कि आपकी वाई वैल्यूज़ इंक्रीज़ की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर जब आप ऊपर से इस पॉइंट पर आओगे, तो अब आपकी वाई वैल्यूज़ डिक्रीज़ करेंगी नीचे की तरफ। तो टर्निंग पॉइंट्स या वर्टेक्स या मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स बेसिकली वो जगह होती हैं, वो जगहें होती हैं जहाँ पर आपके कर्व की नेचर में चेंज आ रहा होता है। तो इन पॉइंट्स की एक बहुत स्पेशल बात है, और वो ये है कि अगर आप इधर इनका टेंजेंट बनाओ ना, टेंजेंट यानी इनका स्लोप बेसिकली फाइंड करने की कोशिश करो, तो अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट का आपको स्लोप दिखाऊं, तो इनका स्लोप कुछ इस तरह से बनेगा, या एक्चुअली होल्ड ऑन, लेट मी मेक दैट मोर एक्यूरेट, लेट मी मेक दैट मोर एक्यूरेट। तो इनका स्लोप कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है, और इसका स्लोप कुछ इस तरह से आ रहा होगा। और ये जो स्लोप्स हैं, वी कैन सी कि दी स्लोप्स डोंट मीन एनीथिंग। क्यों? क्योंकि हमने हमने बेसिकली देखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक लाइन हो जो हॉरिजॉन्टल हो,
उसका स्लोप क्या आता है? उसका स्लोप हमारे पास या उसका ग्रेडियंट हमारे पास ज़ीरो आता है। और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हैं इधर क्या हो रहा है? वेल इधर ये जो इनके पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पे यू कैन सी कि जो कर्व है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। तो उन पॉइंट्स के ऊपर आपका जो स्लोप है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये बहुत की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम ये कर सकते हैं कि हम इन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। जो इधर एक्स कोऑर्डिनेट है और इधर एक्स कोऑर्डिनेट है, हम इन दो एक्स कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे? वेल देखो, अगर हमें पता हो कि हमारा जो स्लोप है उसके लिए हमारे पास कोई इक्वेशन हो, लाइक लेट्स से उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कोई इक्वेशन हो, ठीक है, इक्वेशन हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इस पॉइंट के ऊपर स्लोप पता है, तो हम उधर ज़ीरो पुट इन कर सकते हैं और यहाँ से हम एक्स को सब्जेक्ट बना लें और एक्स के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर लें। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू राइट नाउ। तो हम क्या करते हैं? हम पहले इस कर्व की इक्वेशन को यूज़ करेंगे और मिनिमम पॉइंट के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एंड फिर हम यही काम दूसरे कर्व के लिए करेंगे। तो वी हैव एन इक्वेशन दैट इज़ y इक्वल्स 2x squared minus 6x plus 3 minus 6x plus 3. So all you need to do is you need to differentiate this. और उसे क्या होगा? उसे बेसिकली आपके पास स्लोप के लिए एक इक्वेशन आ जाएगी in terms of x. So if we differentiate this, this is going to turn into dy over dx. और फिर हम इधर कोफिशिएंट को इग्नोर करेंगे, पावर को नीचे ले आएंगे, पावर में से -1 कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे x की डिफरेंशिएशन के साथ। अब फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज़ -6x, और x के ऊपर पावर 1 है, तो वी नो व्हाट्स गोना हैपन, द 6 इज़ गोना गो अवे, सॉरी द x इज़ गोना गो अवे एंड वी आर गोना बी लेफ्ट विद 6। और लास्ट टर्म हमारे पास है 3, भी हमें पता है एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। एंड वी कैन सॉल्व दिस फर्दर। हम कह सकते हैं dy by dx इज़ इक्वल टू 4x to the power 1 minus 6। एंड सो हमारे पास स्लोप के लिए एक इक्वेशन आ गई। और अब हम वही करेंगे जो हमने प्लान किया था। हम क्या करते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा स्लोप इज़ इक्वल टू 4x माइनस 6। और हमारा स्लोप क्या है? वेल हमारा स्लोप इस मिनिमम पॉइंट के ऊपर, हमारा स्लोप इस मिनिमम पॉइंट के ऊपर 0 है। ठीक है, हमारा स्लोप इस मिनिमम पॉइंट के ऊपर 0 है। सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। सो ये 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 6। अब x के लिए सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा x equals to 6 by 4, which is going to simplify to 3 by 2। तो ये आपका स्लोप आ गया, या और यू कैन से 1.5। तो आपका स्लोप जो है ना, सॉरी, आपका एक्स कोऑर्डिनेट, माय बैड, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, दिस थिंग राइट हेयर, दिस इज इक्वल टू 1.5, या अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो यू कैन राइट 3/2। तो हमने किया क्या? हमें बेसिकली टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर एक बहुत की इंफॉर्मेशन पता है कि उनका स्लोप ज़ीरो होता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, वर्टेक्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, उनका स्लोप ज़ीरो होता है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, अगर हमें उनके स्लोप के लिए एक इक्वेशन मिल जाए इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वी कैन फाइंड उनका एक्स कोऑर्डिनेट। एंड हमें स्लोप के लिए इक्वेशन कैसे मिलती है? इस चीज़ को डेरिवेट करके।
And so we're going to do the same thing on this curve right now. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं y equals to negative 4x squared positive 3x plus 8. And we can differentiate this real quick. This is going to be dy by dx. And मैं इसको जल्दी से कर रहा हूँ, but you guys can do it आराम से. So this is going to be equal to 3x. Sorry, it's going to be equal to 3. And this is going to be equal to 0. तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा dy by dx is equal to minus 8x plus 3. And we know कि जो dy by dx है, that is the slope. और slope हमारा 0 है at our turning point. So now we can solve this for x. और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 3 by 8. ठीक है. अब I don't know how much this is in decimals, but basically ये जो आपका x coordinate है, this is going to be 3 by 8. Before we move on to the double derivatives, कुछ चीज़ें हैं जिनकी मैं बात करना चाहूँगा. और सबसे पहले तो let's talk about the curves जिनमें हमारे पास एक से ज़्यादा stationary points होते हैं. ठीक है. So I'm gonna make a curve over here. I am going to make a curve over here. और इस कर्व के अंदर आपके पास इस कर्व के अंदर आपके पास 3 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, या एक्चुअली 3 नहीं, सॉरी, आपके पास 4 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं. ठीक है. एज यू कैन सी, एक ये स्टेशनरी पॉइंट, एक ये स्टेशनरी पॉइंट, एक ये स्टेशनरी पॉइंट और एक ये स्टेशनरी पॉइंट. इन द सेम वे आपको कोई और कर्व देखने को मिल सकता है जिसमें आपके पास हो सकता है कि इस तरह से ग्राफ हो, और इस ग्राफ के अंदर आपके पास अब इस ग्राफ के अंदर आपके पास अब 3 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं. And then you can have other curves which look like this, और इसमें आपके पास 2 स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक मैक्सिमम या एक मिनिमम हो, आपके पास दूसरे स्टेशनरी पॉइंट्स भी हो सकते हैं. And how do we find those stationary points? Well, basically, when you do the exact same steps जिस तरह आप एक नॉर्मल स्टेशनरी पॉइंट के लिए करते हो, like when you have your equation of curve और आप उसको डेरिवेट करते हो, ठीक है, डेरिवेट करके उसको आप बनाते हो अपनी इक्वेशन ऑफ स्लोप के अंदर, and then you put the dy by dx equal to 0 and solve for x. तो होता क्या है कि बजाय आपके पास x के लिए एक आंसर आने के, आपके पास x के लिए ज़्यादा आंसर्स आ जाते हैं. तो वो जो ज़्यादा आंसर्स होते हैं वो एसेंशियली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो एसेंशियली आपके बाकी के स्टेशनरी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. बिकॉज एज वीव सीन, इस कर्व में इस कर्व में और इस कर्व में हमारे पास ज़्यादा स्टेशनरी पॉइंट्स हैं. सो व्हाट्स गोना हैपन इज, लेट्स से आप इस कर्व के लिए जब स्टेशनरी पॉइंट्स निकालोगे तो आपके पास एक्स के लिए 4 आंसर्स हो सकता है आ जाए, और इस कर्व में आपके पास एक्स के लिए 3 आंसर्स आ जाएंगे, और फिर इस कर्व में आपके पास एक्स के लिए 2 आंसर्स आ जाएंगे. एंड फिर ऑब्वियसली अगर आप इस कर्व के लिए फाइंड करोगे तो इसका तो एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, तो इसमें आपको उस एक स्टेशनरी पॉइंट के ही एक्स की वैल्यू पता चलेगी. बट इन दीज अदर कर्व्स होएगा ये कि जब आप यही सेम मेथड अप्लाई करोगे और x के लिए सॉल्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि x विल हैव मोर देन वन वैल्यू मोर देन वन वैल्यू. हम लोग y को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वी गो अहेड एंड वी राइट dy by dx.
और ये हमारे पास हमारे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बट समटाइम्स आपको y की फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी जाएगी। लाइक लेट्स से आपके पास इक्वेशन है किसी कर्व की x स्क्वायर प्लस 4x। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस एंड दैट इज फंक्शन नोटेशंस के अंदर। तो फंक्शन नोटेशन के अंदर आपको y की जगह f ऑफ x देखने को मिलेगा, और ये फिर सेम इक्वेशन होगी। तो उस केस में जब आप इधर इधर जब आप इसको डेरिवेट कर रहे थे, तो आप इसके लिए लिख रहे थे dy बाय dx। बट नाउ इन फंक्शन नोटेशन जब आप फंक्शन को डेरिवेट करते हो तो आप लिखते हो f डैश x। और ये चीज़ और ये चीज़ आर दी एग्जैक्ट सेम थिंग। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपका स्लोप है। ये और ये दोनों आपका स्लोप है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि फॉर फंक्शंस हम dy बाई डी एक्स को इस तरह लिखते हैं, और फिर इस सादी नोटेशन में वी जस्ट राइट dy बाई डी एक्स। सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव of the derivative? What do I mean by that? Well, we have y over here. Yeah, in other words, in function notation, हमारे पास f of x है. And what we do is we derivate this. तो हमें क्या मिलता है? हमें dy by dx मिलता है, and वो क्या चीज़ है? That is basically the slope. ठीक है, that is basically the slope. तो हमें मिलता है dy by dx, जिसको हम फंक्शन नोटेशन में f dash x लिख रहे होते हैं. Now, the double derivative is pretty self-explanatory. जो उसका नेम कह रहा है, it's essentially that. आपने दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, द डबल डेरिवेटिव। तो आप इस चीज़ को दोबारा डेरिवेट कर दो, और अब आपके पास एक नई चीज़ आती है विच वी कॉल द डबल डेरिवेटिव, और इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर्ड वाई और डी एक्स स्क्वायर्ड। एंड ओवर हेयर हम इसको ऐसे लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स। और ये नई चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, व्हाट डज दिस थिंग रिप्रेजेंट? हमें ये तो पता था कि ये जो दो चीज़ें हैं ये तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट ये डबल डेरिवेटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? और ये डबल डेरिवेटिव जो है ये बेसिकली आपके मिनिमम आपके मिनिमम, या आपके मैक्सिमम पॉइंट की नेचर बताता है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स एसेंशली क्या बताता था? आपका स्लोप, इक्वेशन का स्लोप किसी भी पॉइंट के ऊपर। ऑन द अदर हैंड जो आपका डबल डेरिवेटिव है ना, वो नेचर बताता है। किसकी नेचर? मैक्सिमम पॉइंट की नेचर या मिनिमम पॉइंट की नेचर। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वेल, उसको हम अभी समझते हैं। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन के साथ कोई कर्व नहीं है। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फाइंड कि इसके अंदर जो स्टेशनरी पॉइंट है, जो स्टेशनरी पॉइंट है, वो क्या है? क्या वो एक पॉजिटिव, क्या वो एक मैक्सिमा है, या क्या वो एक मिनिमा है? एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इसके हमारे पास दो किस्म के स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं। एक स्टेशनरी पॉइंट्स जो इस तरह से होते हैं, और एक स्टेशनरी पॉइंट्स जो इस तरह से होते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक वैली की तरह है। ये जो चीज़ है ये एक हिल की तरह है, और हिल का टॉप इज़ ऑब्वियसली हिल का टॉप इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट, और वैली की बॉटम इज़ ए मिनिमम पॉइंट। तो अब हमें क्योंकि कर्व नज़र नहीं आ रहा, हमें नहीं पता कि कर्व के अंदर क्या एक हिल होएगा या क्या एक वैली होएगी। इन अदर वर्ड्स, क्या एक मिनिमम पॉइंट होएगा या फिर एक मैक्सिमम पॉइंट होएगा। तो what we are going to do is we're going to make use of the double derivative. So सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इसको डेरिवेट करना है। सबसे पहले हमने इसको डेरिवेट करना है। So this is gonna turn into dy by dx, और इस चीज़ को हम डेरिवेट कर सकते हैं
तो ये हो जाएगी, I'm doing this, I'm doing this faster, I'm not doing the entire process, लेकिन आप खुद कर सकते हैं for your own practice। तो हम इसको डेरिवेट करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी for dy by dx। Now what we need to do is we need to derivate this once more, ठीक है, that's why it's called the double derivative। And so यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d square y over dx squared which is our double derivative, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस टू प्लस ज़ीरो। ठीक है, सो इसको हम सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है ये हमें एसेंशली क्या बताती है? आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए, इसका मतलब है आपके पास एक हिल है या एक मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट। एंड जब भी आपके पास ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो आपके पास एक वैली है या मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, सो इन दिस केस हमें बगैर कर्व को बनाए, बगैर कर्व को देखे अपना अपने कर्व की नेचर पता चल गई है। एंड सिंस हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, वी नो कि वी आर गोना हैव ए मैक्सिमम पॉइंट। तो इसका कर्व मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कर्व की कुछ इस तरह से शेप थी। ठीक है, इस तरह से इस कर्व की, और हमने बगैर इस कर्व को देखे हुए पता लगा लिया कि ये चीज़ जो है इसमें एक मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, सो दैट्स व्हेन द डबल डेरिवेटिव कम्स इन हैंडी। नाउ वी हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव of this curve, and why do we need to do that? well because हमें पता लगाना है कि इसमें जो स्टेशनरी पॉइंट्स उनकी क्या नेचर है, क्या वो हमारे पास हिल हैं, क्या वो हमारे पास एक हिल है, या क्या वो हमारे पास एक वैली है। इन अदर वर्ड्स, क्या वो हमारे पास एक मैक्सिमम है या क्या वो हमारे पास एक मिनिमम है, और वो काम डबल डेरिवेटिव करवा रहा है। So what we're gonna do is we're gonna turn this into dy by dx, और हम इधर इस चीज़ को, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। So that is going to be -3x to the power 2 plus 4, और 8 की differentiation is 0 क्योंकि 8 is a constant। Now what we have to do is we have to derivate this again to get the double derivative, and we are going to derivate this once more। तो आपने इस चीज़ की डेरिवेशन एक दफ़ा फिर करनी है, सॉरी, इस चीज़ की डिफरेंशिएशन एक दफ़ा फिर करनी है। तो दिस इज़ गोइंग टू टर्न इनटू 6x, एंड दिस इज़ गोइंग टू टर्न इनटू 0, और वो ज़ीरो जो था वो वैसे ही ज़ीरो है, सो वी डोंट हैव टू राइट दैट अगेन। जो 4 है दैट टर्न्स इनटू 0। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई दैट इज़ -6x, and you may be tempted to say कि ओ यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आया, so this means कि हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट है that is a maximum or a hill, that is a maximum। but मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि हमने जो लास्ट एग्जांपल की है उसके अंदर हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव आया था उसके अंदर कोई x नहीं था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो एक x मौजूद है, एंड यू मे से कि तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपको ग्राफ का ना भी पता हो, ठीक है, अगर फ़र्ज करो मैंने यहाँ पर ग्राफ नहीं भी बनाया हुआ, लेकिन आपको थोड़ी सी क्वाड्रेटिक्स और थोड़ी सी क्यूबिक्स की इंफॉर्मेशन हो, तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये जो है ना
दिस इज अ क्वाड्रेटिक कर्व। इसके अंदर हमारे पास एक या इस तरह की पॉसिबिलिटी है या इस तरह की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इनफैक्ट आपको इसमें नेचर पता लगाने के लिए सिर्फ इसका साइन देख लेना था, तो आपको पता चल जाता कि ये जो है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी ए मैक्सिमम। इसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ थी, या मिनिमम की या मैक्सिमम की, ठीक है। तो आपका डबल डेरिवेटिव आपको क्या बताता है, आपको आपका डबल डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली उस एक हिल की नेचर बता देता है। तो अगर यहाँ पर -2 है, इसका मतलब है आपके पास इस तरह एक मैक्सिमम है और एक वैली नहीं है। बट इन द केस ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, अगर आप यहाँ पर देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 3 पे रेज हुई भी है, तो व्हाट यू विल रियलाइज इसके क्यूबिक कर्व्स जो है ना, वो हमेशा हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। और इनमें हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, कौन से, एक ये वाला स्टेशनरी पॉइंट और एट द सेम टाइम एक ये वाला स्टेशनरी पॉइंट। होता क्या है कि अब जो आपका डबल डेरिवेटिव है ना, वो आपको डायरेक्ट एक आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि फर्ज करो अगर आपको आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आंसर दे दे, ठीक है, ये नेगेटिव आंसर दे दे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास एक हिल है, आपके पास एक मैक्सिमम है। तो चलो ठीक है, इसका मतलब है आपका ये वाला मैक्सिमम पॉइंट तो उसने इंक्लूड कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक वैली भी थी, उसका क्या होगा, ठीक है। नेगेटिव साइन तो सिर्फ एक मैक्सिमम को बताता है, मिनिमम को तो नहीं बताता। तो इसलिए हमने इधर नेगेटिव साइन को अभी कंसिडर नहीं करना। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। इसमें जब आप एक्स पुट करोगे तब आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। उस फाइनल आंसर का जो साइन है वो डिसाइड करेगा कि आपके स्टेशनरी पॉइंट की क्या नेचर है। अगर आप ऊपर आओ तो यू विल रियलाइज कि क्वाड्रेटिक कर्व में वी ओनली हैव वन स्टेशनरी पॉइंट, आइदर अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। क्यूबिक कर्व में हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स थे, ठीक है। तो फॉर क्वाड्रेटिक कर्व्स हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है ना, दैट इज डायरेक्टली टेलिंग यू द आंसर। क्योंकि अब यहाँ पर तो कोई एक्स नहीं है कि जिसमें जाकर आप इनपुट करोगे वैल्यू तो आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। -2 क्या होता है, -2 का फाइनल आंसर इज -2, इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बट ओवर हियर आपने इधर एक्स पुट करना है, एक्स की कोई वैल्यू पुट करनी है, और आपको आपका फाइनल आंसर मिल सकता है। तो आपने फाइनल आंसर की बेसिस के ऊपर डिसाइड करना है कि आपका जो स्टेशनरी पॉइंट है, क्या वो एक मैक्सिमम है और क्या वो एक मिनिमम है। तो यू में आस्क के ये वैल्यू फिर क्या चीज़ है, वेल लेट्स फाइंड दैट आउट। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस चीज़ को लेते हैं और हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं या डेरिवेट कर देते हैं। एंड एक्चुअली हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी कर लिया है। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, दिस इज आर इक्वेशन ऑफ स्लोप। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास कितने स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। And how do we do that? Well, it's really simple. You go ahead and you put your dy by dx equal to 0 और बाकी आप x के लिए सॉल्व कर लो। तो this is gonna look something like this. अब हम जब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो 4 उस साइड पर जाएगा, ठीक है, -3 डिवाइड हो जाएगा उसके नीचे जाकर, we're gonna have x2, तो ये साइन और ये साइन कैंसिल, and we are gonna get x is equal to +-4/3। अब इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक आंसर इज गोइंग टू बी +√4/3 and the other answer is going to be x is equal to -√4/3। और अब देखो आपके पास कितने स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए, आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। तो अब आपने क्या करना था, नेचर फाइंड करनी थी स्टेशनरी पॉइंट्स की। तो यही जो आपके पास x की वैल्यू आई है,
ये वाली वैल्यू इसको जाके इधर पुट कर दो और इसको भी जाकर इधर पुट कर दो। एंड व्हाट इज दैट गonna लुक लाइक? वेल, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। सो वी हैव आवर डबल डेरिवेटिव इक्वल टू -6x। तो अगर हम यहाँ पर -6 में +4/3 लिखें तो क्या होगा? वेल, देखो, ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव साइन के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? अगर हम -6x में -√4/3 लिख दें तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर हमें क्या आंसर देंगे? हमें एक पॉजिटिव आंसर देंगे। एंड व्हाट डज दैट मीन? वेल, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो नेगेटिव है, दिस इज़ अ हिल, एंड ये जो चीज़ है, दिस इज़ अ वैली। दिस इज़ अ वैली। तो यू सी कि हाउ हमारे पास ये नेगेटिव साइन जो था ये डिसीविंग था, क्योंकि ये हमें फाइनल आंसर नहीं बता रहा था, ये हमें सिर्फ नेगेटिव की वैल्यू दिखा रहा था। बट लेटर आउट वी फाउंड आउट कि अच्छा, हमारे पास एक नेगेटिव चीज़ है और एक पॉजिटिव चीज़ है। तो आपने हमेशा डबल डेरिवेटिव के फाइनल आंसर पे जाना है, ना कि इस वाली इक्वेशन के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स इधर तो ये ऑलरेडी फाइनल आंसर था, क्योंकि -2 को आप और ज़्यादा उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, -2 ही रहेगा। सो इसका एक्चुअल ग्राफ जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी कुछ इस तरह से शेप है। उसकी कुछ इस तरह से शेप है। एंड सो यू कैन काइंड ऑफ सी कि अच्छा, आपके पास आपका हिल क्या है और आपके पास आपकी वैली क्या है। तो दिस थिंग राइट हियर इज़ योर हिल, right here is your hill, and this thing down here is your valley। तो आप एक्चुअली देख सकते हो कि आपके पास जो हिल है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये हिल का एक्स कोऑर्डिनेट था +4/3। तो ये देखो, ये एक्स की साइड पॉजिटिव होती है, ये एक्स की साइड नेगेटिव होती है। सो दिस इज +4/3। और ये जो वैली है इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज -√4/3। तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यू कैन सी हाउ हेल्पफुल दिस इज़ कि आपने ग्राफ के बगैर, ग्राफ देखे बगैर एक कर्व की नेचर जान ली है। So far we're done with differentiation, and we want to get on to some coordinate geometry अब, क्योंकि differentiation और coordinate geometry मिल के आते हैं, and the questions have things that are taken from both of these topics। तो सबसे पहले हम ज़रा tangent lines और normal lines को देख लेते हैं। एंड बेसिकली व्हाट अ टेंजेंट लाइन इज, इसके मेरे पास अगर यहाँ पर एक कर्व है, तो इस कर्व के अंदर आप किसी भी पॉइंट को ले लो। सो लेट्स से आई टेक दिस पॉइंट राइट ओवर हियर। आई टेक दिस पॉइंट राइट ओवर हियर। ये एक्चुअली ये कर्व जो है ना, दिस इज टू, लेट्स से आई टेक दिस पॉइंट राइट ओवर हियर। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो इस पॉइंट को सिर्फ टच करते हुए जा रही होती है, ठीक है? सो ये इसको टच करते हुए जा रही है। एंड लेट्स से कि हमारे पास कोई लाइन है जो इस पॉइंट, कोई पॉइंट है जो इधर लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन होगी वो बेसिकली कुछ इस तरह से होगी कि वो बेसिकली इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही होगी, समवट लाइक दैट। एंड हर पॉइंट के लिए टेंजेंट लाइन अलग होती है। सो इफ़ यू गो अहेड एंड फाइंड आउट द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, तो वो टेंजेंट लाइन जो है ना वो कुछ इस तरह से जा रही होगी, ठीक है, इस पॉइंट को टच करते हुए। एंड सो हर पॉइंट के लिए टेंजेंट लाइन जो होगी वो अलग होगी। So if I go over here on this other curve, और मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लेता हूँ,
एंड लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट की टेंजेंट लाइन क्या होगी, तो यू बेसिकली हैव टू ड्रॉ लाइन जो इसको टच करते हुए जा रही हो, ठीक है। सो समवट लाइक कुछ इस तरह से, एंड देन ओवर हेयर ऑब्वियसली वो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। एंड सो व्हाट इज़ अ नॉर्मल लाइन? वेल, नॉर्मल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो 90 डिग्रीज का एंगल बनाए। अब नॉर्मल लाइन ऑफ अ पॉइंट क्या होती है? तो अगर आपके पास एक पॉइंट है ना, आप उस पर क्या करो, अगर आपने उसकी नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है, तो लेट्स से दिस इज़ अ पॉइंट ऑन अ कर्व, दिस इज़ अ पॉइंट ऑन सम कर्व लाइक दिस। आप क्या करो, आप उस पॉइंट को पहले ड्रॉ करो, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन बनाओ, और अब क्या करो, आप बेसिकली एक और लाइन बनाओ जो इस लाइन के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रही हो। ये जो चीज़ है ना, ये नॉर्मल लाइन कहलाती है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इनकी नॉर्मल लाइंस बनाएं, तो इस पॉइंट की नॉर्मल लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये 90 डिग्रीज का एंगल है। इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल लाइन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, एक्चुअली ब्लैक वाली लाइन के ऊपर ही होती हुई जा रही होगी, ठीक है, इस तरह से। ये 90 डिग्रीज की लाइन है, एंड ओवर हेयर वो कुछ इस तरह से होती हुई जा रही होगी। सो यू कैन सी कि ये सारी जो ग्रीन लाइंस हैं, ये अपने अपने पॉइंट्स की नॉर्मल लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है ना, उसके साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है। एंड आई कैन डू द सेम थिंग ओवर हेयर। तो मैं इस टेंजेंट लाइन के साथ एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ जो यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है, एंड ओवर हेयर आई कैन ड्रॉ नॉर्मल लाइन जो यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो आई होप that clears out the concept of tangent lines and normal lines. So I got two key relationships for you guys. और सबसे पहला रिलेशनशिप ये है कि let's say if I draw a point over here, ठीक है, and then I draw a tangent line, तो जो इस पॉइंट का स्लोप है ना, जो इस पॉइंट का स्लोप है, इस लाइन का भी वो स्लोप होएगा। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि लेट्स से इसकी कोई इक्वेशन है इस कर्व की, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब। आप क्या करते हो, आप उसको डिफरेंशिएट कर लेते हो, आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते हो, यानी इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हो, एंड दैट्स गोना बी समथिंग लाइक 3x टू द पावर 2। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने इस पॉइंट का कोई एक्स कोऑर्डिनेट होएगा, ठीक है, ये जो मैंने पर्पल कलर में पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट का, आप इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जब यहाँ पर इनपुट करोगे ना, तो आपको इस पॉइंट का स्लोप पता चल जाएगा। अब वो स्लोप जो है ना, ये बात याद रखनी है, वो स्लोप जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर दिस टेंजेंट लाइन, ठीक है। इस टेंजेंट लाइन और इस पॉइंट का स्लोप जो है ना वो इक्वल होंगे। सो आई एम गोना राइट दैट हियर फॉर यू गाइस। आई एम गोना राइट slope of tangent line is going to be equal to the of slope of the point on the curve, ठीक है। सो ये आपका पहला की रिलेशनशिप है जो आपने याद रखना। नाउ इफ वी ड्रॉ द नॉर्मल लाइन ओवर हियर, so that's going to look something like this. We draw the normal line over here, और अब इस नॉर्मल लाइन का क्या स्लोप होएगा? अब इस नॉर्मल लाइन का बेसिकली जो स्लोप होएगा, दैट इज बेसिकली गोना बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द पॉइंट। एंड मैं यहाँ पर वो लिख लेता हूँ, एंड देन आई विल टेल यू गाइस व्हाट आई मीन बाय दैट। सो द स्लोप ऑफ normal line normal line, so slope of normal line is going to be equal to the negative reciprocal of the slope of the point. एंड इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास इस पॉइंट का स्लोप डिफरेंशिएट करने के बाद आया था 10, या एक्चुअली लेट्स से
-2/3 आया था। एंड हमें पता है कि जो स्लोप होएगा पॉइंट का वही स्लोप होएगा टेंजेंट लाइन का। इसका मतलब है टेंजेंट लाइन का स्लोप भी जो है वो भी -2/3 आएगा। लेकिन नॉर्मल लाइन के लिए ये केस नहीं है। नॉर्मल लाइन का जो स्लोप है that is equal to the negative reciprocal of the slope of the point. What that means is कि आपके पास ये इस पॉइंट का स्लोप था, आप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लो, यानी इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो और इसका रेसिप्रोकल लो। तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 3/2। और अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे इस चीज़ को, तो इस चीज़ ने पॉजिटिव हो जाना है, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा सकते हैं। अब ये जो नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना, ये बेसिकली इस चीज़ का स्लोप है नॉर्मल लाइन का। तो अगर ये स्लोप आपके पास होता, ये स्लोप आपके पास होता 10, तो ये चीज़ भी आपके पास 10 होती। और जब आप इस चीज़ का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते तो ये बेसिकली जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते ये हो जाती 1/10, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस हो जाती। एंड सो दिस थिंग वुड हैव आल्सो बीन -1/10। तो ये जो की रिलेशनशिप्स हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं, एंड यू गाइस नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। अब आपको क्वेश्चंस किस तरह आएंगे? आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको एक पॉइंट बता दिया जाएगा, सुलट से आपको इधर कोई पॉइंट बता दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये है पॉइंट ए, और आपने एक्चुअली आई एम जस्ट गोना राइट द ए ओवर हियर। और आपने क्या करना होगा, आपने ए की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी और ए के नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो ए की जो टेंजेंट लाइन है दैट इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस, जो बिल्कुल पॉइंट ए को टच करके जा रही होगी। और अगर इसका नॉर्मल बना लें तो दैट इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस, जो इस जगह पर 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। एंड हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? वेल, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है? हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड हमें हमें पता है कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो। तो हम पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म जो है y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, हम इस फॉर्म को यूज़ करके और किसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम इसी लाइन को यूज़ करेंगे और इस नॉर्मल और इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। एंड व्हाट आई वांट यू गाइस टू नो इस कि ये पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है? यू गाइस नीड टू रिमेंबर दिस। ये जो पॉइंट है ना और ये जो स्लोप है, ये दोनों आपके कर्व से आ रहे होंगे। सो दिस ब्लू कर्व राइट हियर, आपके पास ये पॉइंट और ये स्लोप इस कर्व से आ रहे होंगे। सो आई हैव एन एग्जांपल ओवर हियर, और इधर हमें क्या कहा गया है? इधर हमें कहा गया फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है? वेल, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास इस कर्व के ऊपर, इस ब्लू वाले कर्व के ऊपर जब x5 होएगा तो आपने उस पॉइंट का टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो दिस कर्व विल बी 5, आई थिंक अराउंड समवेयर ओवर हियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस जगह पर दिस इज गोइंग टू बी 5, एक्चुअली लेट मी जस्ट यूज सम ब्लैक पेन। तो 5 अंदाजे से इधर आएगा, और हमें कहा गया है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई टेंजेंट ओवर हियर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई टेंजेंट ओवर हियर। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बेसिकली हम पॉइंट स्लोप की मदद से, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है उसकी मदद से y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, हम पॉइंट स्लोप की मदद से अपनी किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो we're trying to find the equation of this tangent over here, and a tangent is a line. तो हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली इसके लिए एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट पॉइंट स्लोप मीन्स, राइट? अ पॉइंट एंड स्लोप। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्लोप है at the for this tangent, that is going to be the same as the slope for this point. So what we can do is we can go ahead and find the slope for this point,
और वो हम कैसे करते हैं? वेल, अगर आपके पास एक कर्व है और आपने किसी पॉइंट के ऊपर एक स्लोप फाइंड करना है, तो वी ऑल नो व्हाट यू डू, वी डू differentiation, and so we can do it down here, I think. So this is going to be y 4 square root x minus x. Now you go ahead and you take the derivative of this. This is going to be dy by dx, or this can be written as this, and this is going to transform into 2x minus 1 by 2, और ये जो है ना ये चीज़ 1 बन जाएगी. आई हैव डन दिस इन ए क्विक फास्ट वे, लेकिन आप इसको सारे स्टेप्स के बाद करके और आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, सो लेट मी चेक दैट. आई थिंक with 2 times sure. Okay, I don't think I did any mistake over here. I don't think I made any mistake. अच्छा, हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी? इक्वेशन फॉर स्लोप. ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड द स्लोप एट दिस पॉइंट. ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो x है दैट इज 5. So all we need to do is we can go over here, we can write dy by dx, and we can go ahead and put our slope equal to sorry, our x equal to 5, negative 1 by 2 minus 1, and this is going to equate to, hold on, give me a second, this is going to equate to, so this is going to equate to negative 0.11 approximately. तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास स्लोप है दिस इज negative 0.1. एंड हमने अब क्या करना है, हमने स्लोप फाइंड कर लिया negative 0.11. पॉइंट स्लोप में हमें पॉइंट चाहिए होता है एक, और स्लोप चाहिए होता है, तो वी हैव ऑलरेडी गॉन हेड एंड फाउंड द स्लोप. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए. एंड व्हाट यू कैन डू इज़, फॉर अ सेकंड अगर हम इस कर्व को हटा लेते हैं यहाँ से, तो आप इधर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना, टेंजेंट लाइन उस पॉइंट को टच करते हुए जाती है. तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर तो लाई कर ही रहा था, बट एट द सेम टाइम वो लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा होता है. इसका मतलब कि ये जो 5 है ना, ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है. अगर हमें इसका किसी तरह वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज वी नीड अ पॉइंट एंड अ स्लोप. तो अगर हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा. एंड हाउ कैन वी गेट टू नो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? बल मैं कर्व को वापस लाता हूँ, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका पॉइंट और आपका स्लोप दोनों कर्व से आ रहे होते हैं. तो आप पॉइंट कर्व से किस तरह निकालोगे? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपने क्या करना है, आपने बेसिकली कर्व की इक्वेशन लिखनी है. तो कर्व की इक्वेशन लिखनी है, और उसमें जाकर अपना ये एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर देना है. तो यहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी हम 5 पुट कर देंगे. इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ. एक्चुअली माय बैड, यहाँ पर 5 है. सो आई कैन गो अहेड एंड सॉल्व दिस, और मेरे पास आंसर आता है 3.9. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3.9 आ रहा है. So now we have a point, and that point is 5 comma 3.9. So we have a point and we have a slope. अब हम क्या करते हैं, हम जाकर इस पॉइंट को अपने पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म के अंदर पुट कर देते हैं. So that is gonna turn out into y minus 3.9 equals to negative 0.11, and then we're gonna have our x minus 5. Then we can just solve this, और हमारी लाइन की इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी negative 0.55. And then you can go ahead and bring that 3.9 over here to this side, and आपका आंसर जो है वो बन जाएगा plus 3.35, and I missed an x over here. तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई. तो हमने अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर ली है. And now what we're trying to do is we're trying to find out the equation of the normal line. और नॉर्मल लाइन बेसिकली, अगर हम यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बनाएं,
तो एक ऐसे लाइन आ रही होगी जो यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बना रही होगी, और अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट डू वी नीड अ पॉइंट एंड अ स्लोप। तो हमें स्लोप कैसे पता चल सकता है, हमने एक बहुत की रिलेशन पढ़ा है कि जो पॉइंट का स्लोप होता है उसका जो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना, दैट इज द स्लोप ऑफ योर tangent line. And so if we have our slope of the point which is negative 0.11, तो हमने क्या करना है, हमने इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना है. So that is going to look something like 1 by 0.11, और ये पॉजिटिव हो जाएगा. एंड आई कैन एक्चुअली डू दिस इन अदर वे. तो इस इस डेसिमल को हम इन फ्रैक्शंस लिख सकते हैं 11 बाय 100. एंड अब अगर मैं इसको इसको इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लूँ, so this is going to be positive 100 by 11. तो we can write it in this way. हम इस तरह भी लिख सकते हैं, but I prefer this way. तो हमारे पास स्लोप आ गया, हमारे पास स्लोप है positive 100 over 11, and what we need is a point. अब वो कहाँ से लाएं? तो याद करो, मैंने इस बताया था सब कुछ आपका कर्व में होगा, ठीक है. एवरीथिंग यू आर ट्राइंग टू फाइंड इज इन द कर्व. तो we can go ahead erase all of this, actually not so much. So we can go ahead and erase all of this. और अब अगर आप नोटिस करो तो वो जो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा था ना, वो पॉइंट नॉर्मल के ऊपर भी है, क्योंकि नॉर्मल उसमें से गुजर के जाता है ना, इसलिए तो उसको कहते हैं नॉर्मल ऑफ द पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट उसके अंदर इंक्लूडेड होता है. तो ये टेंजेंट लाइंस और नॉर्मल लाइंस के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि वो पॉइंट जो है ना वो उनके ऊपर भी मौजूद होता है. और इस पॉइंट के हमने y और x कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन now use our point slope form. We have our point 5 comma 3.9, and we also have our slope. So we can write y minus y1 equals to m x minus x1, और उसके बाद हमने सीधा सीधा यहाँ पर अपनी वैल्यूज इनपुट कर देनी है 100 over 11, and your x is gonna stay as your x, and your x1 is gonna turn into x1 is gonna turn into 5. And so this is gonna be 100 over 11 minus 500 over 11. अब आप इसको जाके फर्दर सिंप्लीफाई करके और y को सब्जेक्ट बना सकते हो, बट आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट एट दैट. तो ये हमारे पास इक्वेशन थी किसकी, टेंजेंट की, और ये हमारे पास इक्वेशन थी नॉर्मल की. So that's how you find the equations of tangent and normal. आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना स्लोप एक्वायर करना है. जो आप कर्व से करोगे, याद रखना सारी चीज़ें कर्व से आ रही होंगी, पॉइंट और स्लोप कर्व से आ रहे होंगे. यू कैन डिफ्रेंशिएट योर इक्वेशन ऑफ कर्व टू गेट योर स्लोप, और उसके बाद आपको पता है कि स्लोप के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं विद द नॉर्मल लाइन एंड द टेंजेंट लाइन. और उसके बाद वंस यू हैव योर स्लोप, यू कैन गो अहेड एंड फाइंड योर पॉइंट. एंड हाउ डू यू डू दैट? वेल, अगर आपके पास x वैल्यू है तो इसको इधर जाकर लिखो, अगर y वैल्यू है तो y को इधर जाकर लिखो, एंड यू विल गेट द अदर पॉइंट. Once you have the point, you can use your point slope form. So the last thing that you guys really need to know about is intersection points. Intersection points. और इसके पीछे एक बहुत छोटी सी, बहुत स्पेसिफिक छुपी हुई ट्रिक है. And it's really not complicated, but basically जब भी आपने किसी भी चीज़ के intersection points find करना है, तो what you're really trying to do is आप simultaneous equations solve करना चाह रहे हो, ठीक है. simultaneous equations. तो फर्ज कर लो कि आपके पास एक curve है. So I draw a curve that is something like this. और मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि इस कर्व के थ्रू एक लाइन गुजर रही है. So if I just draw a line like this, और आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, और आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड आई आस्क यू कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है. सो लेट्स से दिस इज पॉइंट x,
Actually, let's not say x, let's say this is point A and this is point B. मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आपके पास यहाँ पे कोई इक्वेशन होगी फॉर द कर्व, ठीक है। नाउ आई डोंट नो व्हाट दैट इक्वेशन इज, बट आपके पास यहाँ पर इक्वेशन होगी फॉर द कर्व, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और आपके पास यहाँ पर इक्वेशन होगी फॉर दिस लाइन which is going to be in the form mx plus c of course। अब आपने अगर इन a और b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इन दोनों को इक्वल पुट कर लो। सो यू कैन अगेन, द मेन आइडिया विद फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये इसका की रिलेशनशिप है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो ज्योमेट्री में या आपके ग्राफ के अंदर होते हैं, उनको अलजेब्रिकली आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को लगा कर फाइंड करते हो। सो what you're going to do is you're going to put this y equal to this other y, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे लाइन की, एंड ऑन द अदर साइड you're going to write your equation for the curve। और देखो हमने क्योंकि y को y के इक्वल पुट किया ना, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने उनकी इक्वेशंस लिख दी, तो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशंस हैं ये x की टर्म्स में होंगी, ठीक है। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि ऑब्वियसली y इक्वल्स टू, अगर मैं इसको देख लूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कुछ होएगी। तो अगर हमने y को सब्सटीट्यूट कर दिया है फॉर दिस इक्वेशन, देखो हमने यहाँ पर जो काम किया, तो हमारे पास वेरिएबल y तो ख़त्म हो गया ना, अब इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास वेरिएबल x ही रह जाएगा पीछे। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से x कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, इस तरह से आप x कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ ये जो आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाई है इसको सॉल्व कर लेना, और आप x की वैल्यूज़ निकालोगे, और आप रियलाइज़ करोगे कि आपके पास x की एक वैल्यू नहीं आएगी बल्कि x की दो वैल्यूज़ आएंगी। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि एक इंटरसेक्शन इस जगह पर हो रही है और एक इंटरसेक्शन पर इस जगह पर हो रही है। एंड सो आपके पास x के लिए ना दो वैल्यूज़ आएंगी, तो एक एक ऑब्वियसली कम होएगी, क्योंकि इफ़ यू ड्रॉ एन एक्सिस ओवर हेयर, तो आप देख सकते हो, सो इफ़ यू ड्रॉ एन एक्सिस ओवर हेयर, तो आप देख सकते हो कि a जो है ना वो पहले आ रहा है और b बाद में आ रहा है। तो लेट्स से b कैन बी समथिंग लाइक 7 एंड a कैन बी समथिंग लाइक 2, तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आएंगी। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़, आपको अगर y वैल्यूज़ चाहिए, y कोऑर्डिनेट्स चाहिए फॉर द पॉइंट a एंड फॉर द पॉइंट b, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप इनमें से किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी। और आप क्या करो, ये वैल्यूज़ जाकर उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है इक्वेशन ऑफ कर्व, एक है इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर मेरे पास है एक इक्वेशन ऑफ कर्व, एक मेरे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। आप क्या करो, आप ये एक्स वैल्यूज़ इसके अंदर कर्व में बेशक पुट कर लो या लाइन वाली में पुट कर लो, एंड सो ओवर हेयर आप ये 7 कर्व की इक्वेशन में जाके पुट कर दो, या ये 7 लाइन की इक्वेशन में जाकर पुट कर दो। इन दोनों का आंसर सेम आएगा और इन दोनों का आंसर सेम आएगा। सो यू कैन ऑनेस्टली यूज़ एनी इक्वेशन यू वांट। तो लेट्स से दिस पॉइंट है, ये y एक्सिस के ऊपर है 3 पर, तो यहाँ पर आप एक के पास इन दोनों से आंसर 3 आएगा। एंड लेट्स से दिस b राइट हियर, लेट्स से दिस b इज ऑन 5, तो आपके पास यहाँ से आंसर 5 आएगा। तो अगेन द आइडिया विद इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज, आपने याद रखना है कि ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, दैट्स लिटरली इट, ठीक है। इसके पीछे और कोई ट्रिक नहीं है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाउ डू वी गो अहेड एंड फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एंड दैट्स बेसिकली बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स का आइडिया आ जाए ना, वहाँ पर आपके दिमाग में साइमल्टेनियस इक्वेशंस आनी चाहिए। एंड आई विल शो यू गाइस। सो if I erase this, if I erase this, hold on, इमेजिन करो आपके पास एक लाइन है जो इस पॉइंट से गुजर रही है खाली। नाउ व्हेन यू ट्राई एंड फाइंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, तो अगेन ये y की कुछ इक्वेशन होएगी और ये हमारे पास कर्व की कोई इक्वेशन होएगी। एंड सो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज यू कैन अगेन पुट y इक्वल टू द y, ठीक है, और फिर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे ऑब्वियसली, एंड व्हाट यू गोना रियलाइज इज कि आपके पास यहाँ से x की वन वैल्यू आएगी, ठीक है। सो यू ओनली गोना गेट वन वैल्यू फॉर x, और वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ही सिर्फ एक है आपके पास। पिछले केस में दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे, इसलिए x की दो वैल्यूज आ रही थी।
इस केस में एक इंटरसेक्शन पॉइंट है तो एक वैल्यू आ गया। एंड what you're gonna do is once you have this point, once you have this point, तो आप इसका y coordinate find कर सकते हो by inputting this x value into this equation or this equation, और ये दोनों equations आपको same answer देंगी for y।